हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि आप वेस्ट एशिया की सियासत, इंटरनेशनल सियासत को अच्छी तरह समझ सकें और जो कुछ इंटरनेशनल और नेशनल गोदी मीडिया आपको परोसता है उससे, उस प्रोपेगेंडे से आप बच सकें। जिस तरह से इजराइल की जीत शुरू से हमारा मीडिया कह रहा था, हालात अभी तक वहीं अटके हुए हैं। इजराइल का बिन गुरियन एयरपोर्ट काफी हद तक बंद है। इलात सी पोर्ट पहले से बंद है। अब हैफा पोर्ट जो अडानी के हाथ में बताया जाता है वो भी काफी हद तक मुतासिर है, वहां भी बंद है। और इकोनॉमी बहुत नीचे गिर रही है, हालत बहुत खराब है। इजराइल के फौजी लड़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बातचीत जो हमास के साथ होने की बात कही जा रही है, वहां हमास मजबूती से खड़ा है। वो कहता है परमानेंट जंगबंदी करो तो करो, नहीं तो टेम्परेरी जंगबंदी नहीं चाहिए। उधर ईरान से बातचीत अमेरिका की है, वो भी बीच में अटकी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल लॉबी जो है वो ट्रंप को आगे नहीं बढ़ने दे रही। आखिर क्या कुछ है ये हालात, हम इनको समझने के लिए बात कर रहे हैं अपने खास मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला से, जो को फाउंडर हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर, जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस जंग के शुरू से अब तक जितनी भी दुनिया भर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तकरीबन सब में गए हैं। और लेबनान में हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शिरकत की, वहां से कुछ ऐसी निशानियां लेकर आए जो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों के पास हैं। बहरहाल वो फिलिस्तीन के इशू से मुसलसल जुड़े हुए हैं। अभी एक फ्लोटिला भी शुरू हुआ है गाजा जाने के लिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ इमदाद पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। क्या कुछ है फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब इजराइल, क्या 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 हाल है, जंग के क्या हाल है, पहले उसी पे बात करें फिर और दूसरी डिप्लोमेसी पे बात करेंगे। जी। रोज सुनकर देखकर जो हम लोग दुखी होते हैं, पूरी दुनिया में ये माहौल है। मगर कल मैंने एक कमाल का आर्टिकल पढ़ा, कि उससे मेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई। ये आर्टिकल ये बोलता है कि बेसिकली इजराइल जितनी भी छोटी मोटी बैटल जीत ले, जो वॉर है वो फिलिस्तीनी जीतेगा। और 600 दिन के जंग के बाद भी जो नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें वो पूरा का पूरा फेल हुआ है। नंबर वन ऑब्जेक्टिव था, मैं हॉस्टेजेस को निकालूंगा। ये हॉस्टेजेस नहीं है, हॉस्टेजेस बोलते हैं सिविलियंस को, ये सबके सब अभी इजरायली सोल्जर है। तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर है। असली में जो हॉस्टेजेस है वो 70 लाख फिलिस्तीनी है, जो फिलिस्तीन में सबको बंद, या वेस्ट बैंक में या गाजा में या ईस्ट जेरूसलम में या इवन इसराइल के अंदर जो आबादी है, ये सबको जो हॉस्टेज बना के रखा है, ये 70 लाख की हमको बात भी करनी पड़ेगी। 7 मिलियन। दूसरी जो बात है कि मैं हमास को हराऊंगा, हमास को खत्म करूंगा, हमास दूर तक खत्म होने की बात नहीं हो रहा है। मतलब 600 दिन की ये जंग है, 600 दिन। और ये जंग में जो 19 साल में वियतनाम पे जो अमेरिका ने बम डाले, और उसका एवरेज था 15 टन पर किलोमीटर, यहाँ 275 टन पर किलोमीटर का एवरेज से, मतलब 18 गुना ज्यादा एक एक किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर पे बम डाले एक छोटी सी जगह पे। वियतनाम पूरा देश और ये गाजा एक छोटी सी पट्टी। तो 18 गुना ज्यादा बम पर स्क्वायर किलोमीटर गिराने के बाद भी अमेरिका, इसराइल इनको हरा नहीं पा रहा है। हमारे साथ भी लड़ रहा है। ओके। दूसरी जो बात है कि जो सपोर्ट इसराइल का गिर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेस्टर्न यूरोप का, मैं उस पर डिटेल में बात जाऊंगा। मगर लेफ्ट तो, दुनिया का जो लेफ्ट है वो तो इसराइल के खिलाफ ही है 100%। जो सेंट्रिस्ट फोर्सेस और राइट विंग फोर्सेस थे, वहां भी ये टूटने लगा है, और बड़े पैमाने पे। मतलब रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर अमेरिका में, या टोरी पार्टी का सपोर्टर, या राइट विंग जर्मनी में, ये सब भी अब इसराइल के खिलाफ होने लगे।
इतना बुरा हाल, मतलब 16 से 18% आज इसराइल के लिए सपोर्ट है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, 70-80, 60-70% विरोध में आ गए। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। उसके साथ by attempting to wipe Palestine off the map, Israel has turned the entire world to Palestine। मतलब जो कोशिश रही कि मैं फिलिस्तीन को मैप से हटा भूसा दूंगा, निकाल दूंगा, आज पूरी दुनिया को फिलिस्तीन बना दिया है। पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन है। मतलब जो सड़कों पे लाखों लाखों लोग दुनिया पे मार्च करे फिलिस्तीन के झंडे, हर एक फुटबॉल मैच, हर एक रॉक शो, मतलब कहां कहां नहीं दिख रहा है फिलिस्तीन का मैच, फिलिस्तीन का झंडा। आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन बन चुकी है। और जो गाजा पे उसने पाबंदी डाली, गाजा पे जो सीज डाली है, मगर आज पूरी दुनिया ने इसराइल पे सीज डाल दी है। इसराइल इज टुडे बिसीज्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड। इसराइल को पूरी दुनिया ने घेराव कर दिया है। आज नौबत आ गई है कि फ्रांस और यूके भी बोल रहा है कि जून में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अमेरिका उनको थ्रेटन कर रहा है, ट्रम्प थ्रेटन कर रहा है कि आप लोग ये नहीं करोगे। मॉल्डीव ने बोला कि कोई भी इजरायली नेशनल मेरे कंट्री में नहीं आ सकता। श्रीलंका सैंक्शंस की बात कर रहा है, स्पेन सैंक्शंस की बात कर रहा है। इटली का एक इलाका है, एक रीजन है, उसने बोला कि सैंक्शंस में मेरी तरफ से लागू कर रहा हूं। तो ये अभी बड़े पैमाने पे ये जो डैम था सैंक्शंस का, ये अभी टूटने लगा है। पहले प्राइवेट लोग करते थे, मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़े हो, ये करो वो करो, कुछ कंपनियां हैं, कोई चर्च वहां, मगर अभी देश ने ये लैंग्वेज चालू कर दी है क्योंकि ये कहीं भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। और अभी जो हुआ बेसिकली के जो एड की बात आई कि एड स्टारवेशन तो बंद करो, तो इजराइल बोला वैसे तो कोई स्टारवेशन की बात ही नहीं है, वो खाना पीना बहुत गया था, वो खा रहे। मगर जब दुनिया में बहुत बड़ी आवाज उठी तो बोला कि ठीक है मैं ही कंट्रोल करूंगा, यूनाइटेड नेशंस को बांटने नहीं दूंगा, हम लोग ही बांटेंगे। तो एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन खड़ा किया जो मोसाड और सीआई चलाती है, और अमेरिकन मर्सनरीज बंदूक लेकर खड़े। तो पहले दिन लोग आए, भूखे भूखे लोग आए, और उन्होंने इतना ले लिया कि मतलब ऐसा ही हाल हो गया कि उन्होंने ले लिया, उसमें भी कुछ लोग मरे। अभी कल जो बात हुई कि वापस ये एड बांटने की बात हुई, और इजरायली हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर आए थे। यही अपाचे हेलीकॉप्टर जिन्होंने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में 7 अक्टूबर को इजरायली यहूदी को मारा था, यही अपाचे हेलीकॉप्टर ने आके 90 से ज्यादा, पता नहीं संख्या तो कैसे बताएंगे, मगर 90 से 100 मारे गए, 450 घायल हुए। आप वहां एड रखते हो और जब लोग आते हैं तो आप फायरिंग करते हो। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ गुटेरेस ने बोला कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसराइल बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमास के लोगों ने खुद किया है। कोई कोई सुन नहीं रहा उनकी बात, कोई नहीं मानने के लिए तैयार है दुनिया में। तो पॉइंट इज के ये पूरी परिस्थिति में आज इसराइल इतना आइसोलेट हो चुका है। और वापस जो कल हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आज सुबह की बात है कि यूएस ने उसको वीटो कर दिया, वो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ओके, क्योंकि मेरा बोलना है कि यूनाइटेड नेशंस में पॉलिटिकल हार और जीत का ही फैसला हो सकता है, और पॉलिटिकल जीत तो पैलेस्टाइन की हो रही है, और अमेरिका आइसोलेट होते जाता है, इसराइल तो आइसोलेटेड है ही। इसलिए इसराइल बोलता है कि पूरा यूनाइटेड नेशंस एंटी सेमेटिक है, ये पागल हो गया है। ओके, तो अभी पैलेस्टाइन इसको लेके जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और वहां देखना है कि अमेरिका के साथ कौन खड़ा होता है। मेरे को तो हिसाब 2-3 देश यहाँ वहां कोई खड़े हो जाएंगे, मगर पूरा दुनिया उसके साथ खड़ा होगा, ये तो हमको पता है। मगर वो पॉलिटिकल आइसोलेशन बढ़े, वो हमको और भी ये पैलेस्टाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द पॉइंट इज के एक जगह पे दुनिया का पब्लिक ओपिनियन पूरे के पूरे पैलेस्टाइन से बढ़ता हुआ, ब्रेक पॉइंट्स वेस्टर्न यूरोप में आ चुके हैं, सरकारें बोलने लगी है, जनता तो बोलती थी, सरकारें बोलने लगी है, कुछ कुछ एक्शन भी हो रहे हैं। और अमेरिका में ट्रंप ने अभी तक पकड़ कर रखा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के दोनों गिरे हुए हैं, मगर अमेरिका की जनता वहां सड़कों पे आई है बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। अमेरिका में और पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू के लिए टाइम लगेगा, मगर वहां भी कुछ पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू होने लगे। जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कॉकस है, 22 सेनेटर कांग्रेसमैन की, वो लोग ने सैंक्शंस की बात चालू की है, तो टूट रहा है। नाउ वी हैव टू कम टू विद इन पैलेस्टाइन की एक्चुअली जो गाजा में जो लड़ाई हो रही है, ये ऊपर से ही लड़ाई कर पा रहे, नीचे जब भी आते मार खा के भाग जाते। मैं उस पर रुक करके थोड़ा सा आऊंगा। एक और खबर अभी इतवार में, संडे में ये थी कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की लीडरशिप में कुछ अरब फॉरेन मिनिस्टर्स को रामल्ला जाना था, और वो एक तरह से
फिलिस्तीन के फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से, जो इसराइल का एजेंट है, उससे मिलकर के सॉलिडारिटी दिखानी थी कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। यानी वो एक झूठा एक ड्रामा होने वाला था एक बार फिर कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हम फिलिस्तीन स्टेट मांगना चाहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उस झूठे ड्रामे के लिए भी इजाजत नहीं मिली इजराइल से। यानी अब ये पूरी दुनिया, यानी खास तौर पर अमेरिका पूरी तरह से नंगा हो गया, वो सबको मालूम है। ये जो अरब हुकूमतें अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार ये बयान देती रही हैं कि हम फिलिस्तीन स्टेट चाहते हैं, हम ईस्ट जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी देखना चाहते हैं। अब इजराइल ने इन अरब हुक्मरानों को झूठ बोलने की गुंजाइश भी देने से इनकार कर दिया है। अगला स्टेप क्या होगा? एक्चुअली इसमें सब लोग बेनकाब हो चुके हैं। इजराइल तो था ही नंगा, मैं तो यही करूंगा, और ये लोग बोलते हैं नहीं सीज फायर करवाएंगे और 2 स्टेट करवाएंगे और ये होगा, और बातचीत चल रही है। बाइडेन पूरी 1 साल तक बातचीत करता रहा, ट्रंप और विटकॉफ भी बोल रहे सीज फायर की बातचीत हो रही है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कतार, सऊदी वगैरह वगैरह, कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। और मुस्लिम अवाम, अरब अवाम, वहां की क्रिश्चियन अवाम ये सब बातें जान चुकी है। ओके, सवाल यही है कि 2 स्तर पे ये जंग हो रही है, ये 3 स्तर पे होनी चाहिए। एक है गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर, दूसरा है दुनिया के सड़कों पे, ये दोनों भरोसे के है, और तीसरा है सरकारों का। उसमें कुछ सरकारें भरोसे की है, मगर अभी वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ईरान का तो सवाल ही नहीं आता। यमन तो कर ही रही अपना काम। यमन एक ही देश है जो लगातार रोज मिसाइल छोड़ रहा है, और हाइफा और एलाद को तो वैसे भी खत्म कर दिया है। तो द पॉइंट इज कि अभी जो ब्रेक थ्रू आने चाहिए, ये सब बाकी के सरकारों में, वो विदाउट पब्लिक प्रेशर नहीं होगा। और वो अरब देशों में, गल्फ में तो आवाम पब्लिक सड़क पे भी नहीं आ सकती, मगर इजिप्ट में कुछ बड़ा हो जाए, तुर्की में कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि एर्दोगान तो पूरा ड्रामेबाज है, वो अपने ड्रोन सब लेकर आ सकता है, मगर कुछ कर ही नहीं रहा है। सो द पॉइंट इज के, दैट इज द पॉइंट कि जब तक कोई मिलिट्री इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं होगी, एक पीस कीपिंग फोर्स करके 20 देश तय कर लेके हम लोग आ रहे हैं, तभी इसका कुछ होगा। या यूनाइटेड नेशन में होगा नहीं, क्योंकि ये वीटो करेगा। मगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक क्लॉज है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के कारण ये स्टैंड पॉइंट बन गया, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन हो सकता है जो उसको ओवरटेक कर सकता है। मेरा मानना है कि अभी वहां तक जाना चाहिए। इट इज, आई थिंक इट इज यूनाइटिंग फॉर पीस, ऐसा कुछ वो क्लॉज है। तो कहीं ना कहीं तो आने वाले महीनों में, हफ्तों में कुछ तो वो दिशा में होना चाहिए, उसके बिना नरसंहार रुकेगा नहीं। और पॉइंट इसके ये भी समझ लें कि ये जो वीटो हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका का, हमास का बोलना बहुत क्लियर है, जो 2024 मई से बोल रहा है, जब से ये सीज फायर की बात आई थी कि हमें तो परमानेंट सीज फायर चाहिए। अब 2 हफ्ते के लिए ये वो परमानेंट सीज फायर, हमारे और आपके जो बंधक है उनको हम लोग एक्सचेंज करें। आपके जेलों में हमारे 10,000 है, उनको छोड़ो, आपके वहां 254 है, उसको छोड़ो। और तीसरी बात, गाजा से सबके सब इजरायली ट्रूप्स निकल जाए, और उसके बाद पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाया जाए। ये 4 उसके बेसिस रहे हैं। और 2024 में तो अमेरिका भी इसके अग्रीमेंट में था, मगर इजराइल ने साइन नहीं किया बाइडेन के टाइम पे भी। और बाइडेन की औकात नहीं है, क्योंकि वो भी इतना करप्ट था और इजरायली कंट्रोल था कि वो कर नहीं पाया। मतलब जो फॉर्मूला है सीज फायर का, वो तो टेबल पे है, और फेयर, हमास ने हर बार एक फेयर प्रपोजल रखा है। ओके, तो अमेरिका का बोलना कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी परमानेंट सीज फायर की, ताकि लोगों को मरना बंद हो, अमेरिका ने उसको अग्री नहीं किया। दूसरी जो जरूरत थी कि खाना पीना अंदर, फूड एड पूरा जाए, उसके लिए अमेरिका ने अग्री नहीं किया कि पहले हॉस्टेज की बात करो, पूरा टेबल। हॉस्टेज की बात बाद में भी हो सकती है, पहले तो सीज फायर और स्टारवेशन खत्म हो, पूरी दुनिया उसकी बात करेगी। जब वो होगा तो हॉस्टेज की बात करके किसी को छोड़ा जाएगा, मगर परमानेंट सीज फायर होना चाहिए ये 60 दिन, ताकि इजराइल सब अपने निकाल के लेके जाए और बाद में वापस चालू करे। अभी हमास के पास एक ही निगोशिएटिंग क्लॉज है टेबल पे, वो है वो बंधक, जिसको इजराइल की एक्चुअली पड़ी भी नहीं है, पड़ी नहीं उनको। बिल्कुल मरता क्योंकि वो नेतन्याहू एकदम
रूथलेस किस्म का किलर है। 24-25 और इजराइल सोल्जर मरते हैं और उसकी जंग आगे बढ़ती है तो उसको कोई चिंता की बात। यकीनी तौर पर ये कि इंसानी हमदर्दी ना अपने लोगों से है ना फिलिस्तीनियों से है, फिर भी वो सरकार में बने रहना चाहता है। और उस सरकार में जहां अब अभी ताजा कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पार्लियामेंट को डिसोल्व करने की तैयारी है, कुछ अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं नेतन्याहू के खिलाफ। वेरी लेकिन लेकिन अगर अगर वो होता है तो वो तो बाद का सिनेरियो है। लेकिन अभी जिस तरह से इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने इजराइल के सामने एक तरह से मजबूत फ्रंट बनाया है, खास तौर पर यमन के अंसारुल्लाह ने, उसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है, उसके बीच में कल इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर आयतुल्लाह खामेनाई ने बहुत ही अहम बातें की हैं। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वो बहुत सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि आप हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम अपने फैसले खुद करते हैं। आपको वो कहां लग रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने पहले से ही कहा था कि अगर ईरान के साथ समझौता होता है तो भी ईरान जीतता है, और अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता है तो भी ईरान जीतता है। क्योंकि ईरान ने बता दिया कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, जो मैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी हूं, मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेंटर के जो नॉर्म्स है सबको पालन करता हूं। मेरा अधिकार है एज एन एनपीटी स्टेट फॉर टू एनरिचमेंट, जो मिनिमम मेरा 3.67 की न्यूक्लियर एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैं करूंगा। मेरी साइंटिफिक, मेडिकल, स्पेस, ये सब जो जुड़े हुए क्षेत्र है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, ये मेरा एक नेशनल अधिकार है, वो तो मैं करूंगा। जो ओबामा के साथ यही साइन हुआ था। मगर ट्रंप कोशिश ये कर रहा है कि ईरान, वो मूर्ख है एक्चुअली, कि 0% एनरिचमेंट, ये एकदम मूर्खता की बात है। ईरान कभी नहीं मानेगा, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन नहीं मानेगा। इंडिया ने तो एनपीटी भी कभी नहीं साइन की थी। इंडिया ने तो एनपीटी भी नहीं साइन की थी, और अमेरिका, हमारा अमेरिका के साथ करार हो चुका है। ठीक है। आज आज ईरान बोल दे कि मैं फिलिस्तीन के साथ नहीं हूं तो उसको सब कुछ मिल जाता, बहुत पहले मिल जाता। यकीनी सैंक्शन और सब कुछ ईरान पे है, वो रेजिस्टेंस ब्लॉक के साथ वो खड़ा है, वो खंबा है उसका, पिलर है, इसलिए ईरान पे आक्रमण हो रहा है। मगर आज ईरान को वो सैंक्शन इतने खत्म हो, इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन, रूस और ईरान का जो पूरा जो टीम वर्क है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक ब्लॉक जो बन चुका है, स्ट्रेटेजिक ब्लॉक जो बन चुका है, वो ईरान के ताल्लुकात साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज के साथ है। ओके, तो ईरान ज्यादा घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इमाम खामेनी ने बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ, तुम्हारी औकात ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल सीधे पूछा, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो मुल्क स्टैंडाई क्या है? यानी अब अमेरिका की वो हैसियत बिल्कुल खत्म कर दी है ईरान ने, दुनिया के सामने ये सवाल करके कि तुम होते कौन हो। तो जब ये तुम होते कौन हो, और इधर हुती अंसारुल्लाह से डर करके भागता है अपना फौजी बेड़ा लेकर के, तो असली हकीकत तो सामने नजर आ गई कि अमेरिका की हैसियत क्या है, और दुनिया में अब उसकी हैसियत जाहिर खत्म होती जा रही है। अब आगे सबसे ज्यादा हैसियत तो ट्रंप ने ही अमेरिका की खत्म कर दी है। ऐसे उल्टे सुलटे टैरिफ लगा दिए है कि खुद अमेरिका की उसको टैरिफों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि इतने स्पेयर पार्ट, एरोनॉटिक्स के, गाड़ियों के, इलेक्ट्रिक गुड्स के, ये सब जो अमेरिका के अंदर भी मैन्युफैक्चर जो भी चीजें होती है, उसके भी स्पेयर पार्ट बाहर से आते हैं। तो अमेरिकन इकोनॉमी को तो पूरा टर्मोइल में ट्रंप ने डाल दिया। फॉरेन रिलेशंस डाल दिए ट्रंप ने। यूरोप और यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं रोक पा रहा है। ये तो खाली मोदी इतना वीक है कि वो ट्रंप के सामने झुक गया, वरना तो ट्रंप की आज औकात क्या दुनिया में। और ईरान को वो के साथ वो धमकी दे रहा है, ईरान तो कभी नहीं झुकेगा, सवाल ही नहीं आता। अच्छा अच्छा, कल कल एक हमने वीडियो भी दिखाई अपने दर्शकों को, जहां आप गए थे बैरूत में, हसन नसरुल्लाह की कब्र पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर के फातिहा पढ़ी और फूल चढ़ाए, और साथ साथ ईरान भी लेबनान में एक तरह से काम कर रहा है। उन्होंने मुलाकात की शेख नईम कासिम से, और वहां के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से मुलाकात की। ये अभी जो लेबनान में इलेक्शन हुए, मेयर इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, उसमें भरपूर लोगों ने हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब उसके बाद में वहां कौन सी ऐसी
साजिश हो सकती है जो इजराइल और अमेरिका वहां खेलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा बना करके बैठे हैं, लेबनान पर भी अपना असर, और उधर सीरिया की जो मौजूदा जो जबरदस्ती की लाई हुई हुकूमत है वो इजराइल से बराबर बातचीत कर रही है। खबर ताजा ये भी है कि अमेरिका की कुछ फौजें सीरिया से निकल रही हैं, और शायद ऐसा लगता है कि मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी हमने जो चाहा था वो हो गया। आप उस इलाके की तरफ क्या देख रहे हैं आप? लेबनान का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि सीरिया तो अभी पूरे टर्मोइल में है, और जोलानी तो रोज बोला है कि इजराइल मेरा दोस्त है, मैं तो उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ वगैरह वगैरह। उसके देश में आके इजराइल बैठा है, फिर भी ये सब बातें कर रहा है। तो सीरिया की बात बाद में करेंगे। लेबनान बहुत ही की अभी है, क्योंकि वो एक्सिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेबनान, इराक, ईरान और यमन और पैलेस्टाइन, ये 5 देश है। तो लेबनान में ऐसी बात है कि पूरी की पूरी, क्योंकि अमेरिका का जो एम्बेसी है अहमद भाई, 43 एकर्स, बेरूट में 43 एकर्स पे अमेरिका ने अपनी एम्बेसी बनाई है। 43,000 स्क्वायर फीट नहीं, 43 एकर्स, जी जी, ये पूरा टाउनशिप बना दिया उधर। ओके, मेरे तो ख्याल वहां से से तो मेरे ख्याल से 43 एकड़ में तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉशिंगटन में भी नहीं होगा। नहीं है भाई साहब। हमें अरे रिडिकुलस है, बेरूट जैसी छोटी सिटी, छोटे कंट्री में, लेबनान में 40, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका का एक बड़ा अड्डा बना दिया है, जिससे वो पूरा वहां का स्पाइंग वगैरह करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। अभी वहां जो एम्बेसडर है वो अपने आप को वाइसरॉय मानता है या मानती है कि भाई लेबनान तो मैं ही चला रही हूँ। ओके, और उनका पूरा टारगेट है हिजबुल्लाह। तो अभी बात है कि लेबनान पे जो सैंक्शंस है, उनका बोलना है कि पैसा तभी आएगा जब लेबनान में हिजबुल्लाह अपने हथियार सरेंडर कर देगा। तो पूरा पूरा प्रेशर हिजबुल्लाह पे घेरना, ये पूरा उनका चल रहा है। हिजबुल्लाह बोल रहा है भाई मैं तो बैठा हूं, आप आके देख लो जो करना है। दूसरी जो बात है कि सुन्नी शिया और क्रिश्चियन डिवीजन वो लोग बना नहीं पा रहे जितना सोचा था। ये वॉर के दौरान में जब गया था, अभी जो शेख हसन नस्ला के जनाजे के दौरान, तो शिया सुन्नी और क्रिश्चियन यूनाइटेड खड़े, एक छोटा ब्लॉक है, वो एक राइट विंग फलांज क्रिश्चियन ग्रुप है, मगर वो भी उसकी अभी इतनी ताकत नहीं है। अभी पॉइंट ये है कि जो इलेक्शन हुए इसमें भी क्लियर कट हो गया कि साउथ लेबनान में जो शियाबादी है वह अमल और हिजबुल्लाह पॉपुलर है, मेजोरिटी सीट उनके साथ गई है। ठीक है, तो पॉलिटिकली भी वो स्ट्रांग है, मिलिट्री रूप से स्ट्रांग है। और अभी वापस ईरान एक रोल प्ले करने लगा। ईरान, रशिया, चाइना को लेबनान में रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ ईरान नहीं, चाइना को भी बड़े पैमाने पे आना पड़ेगा, रशिया को चाइना लेकर आना पड़ेगा। अगर अमेरिका तुम्हारा विकास नहीं करता तो चाइना बोलेगा मैं करता हूं भाई, मैं और ईरान कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ओके, सो लेबनान इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। हिजबुल्लाह अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है आने वाली जंग की, क्योंकि कभी ना कभी वापस वहां सब बातें आने वाली है। और जहां तक सीरिया की बात है, आई थिंक इट इज, जिन जिन लोगों ने असद के विरोध में उसको एक शिया अलावाइट करके रिड्यूस करके उसको टारगेट किया था, उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट था कि फिलिस्तीन के लिए पीछे हटो, कॉम्प्रोमाइज करो, और पहले वो रास्ता बनाओ फिलिस्तीन की आजादी के लिए। और असद वो काम कर रहा था, असद के हाथ को ताकतवर बनाना था। 2006 की जंग में भी असद ने हिजबुल्लाह को मदद की थी, क्योंकि वो रूट था, और वो सैंक्शंस थे सीरिया पे वो टाइम से भी कि तुम फिलिस्तीन, ईरान और हिजबुल्लाह से अलग हो जाओ। असद नहीं माना था। बाद में पूरा आईसिस अलकायदा की पूरी वॉर ही करवा दी। 16 आतंकवादी ग्रुप्स को इन लोगों ने, सऊदी, कतर का पैसा, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, सबने मिलकर नोच डाला सीरिया में। और लोग तालियां मारे थे, मुसलमान तालियां मारे थे कि असद गए, अभी सीरिया आजाद। काय का आजाद हुआ है भाई? वहां आईसिस और अलकायदा का राज चल रहा है। अब तो विदेशी जो आतंकी ग्रुप्स हैं उनको वहां की फौज में शामिल करने के लिए अमेरिका ने कहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी जिनकी नेशनलिटी भी नहीं है सीरिया की, वो सीरिया की फौज में शामिल होंगे। अच्छा, आपने जो एक बात कही कि जो जो रेजिस्टेंस के लिए मदद कर रहा था उसको खत्म किया, उसका बिल्कुल सही मैं समझता हूं तस्वीर जो नजर आती है वो पिछले दिनों जब रियाद में एसटीएस का लीडर अहमद अल शरा और मोहम्मद बिन सलमान वहां बैठे थे, और उनकी तीनों की तस्वीर आई, वो बहुत ही साफ था। और ट्रंप ने बहुत साफ कहा कि तुम्हारे क्राउन प्रिंस ने मुझसे कहा कि सीरिया से पाबंदियां हटा दी जाएं।
यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर करने, तोड़ने में बाकायदा सऊदी अरब का, तुर्की के अर्दगान भी उस मीटिंग में टेली कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, रियाद में जब हुई थी। तो ये इनकी मिल करके इन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी इजराइल के दुश्मनों को कमजोर करने का पूरा प्लान, उसमें सऊदी अरब, तुर्की, ये इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। तो जब ऐसी जब ऐसी हालत है तो क्या होगा आने वाले वक्त में इस इलाके में? मैंने इसलिए बोला था कि ये मुस्लिम उम्मा वाला मैटर तो अपनी जगह पे, जिनको जो एक्सिस के साथ खड़ा है, रेजिस्टेंस के साथ, वो असली है। जो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, वो चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, वो बेसिकली कोलैबोरेटर है। ये सिंपल लाइन है, ठीक है। अभी पॉइंट यही है कि 7 अक्टूबर के क्रांति ने, 7 अक्टूबर के उठाव ने, जैसे 1857 का हमारा उठाव हुआ था, ठीक है, उसने दुनिया का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। और इजराइल के पास जो दुनिया की सहानुभूति थी, खास करके वेस्ट में, वहां 70 to 80% पब्लिक उनके साथ थी। ये 600 दिन में पूरा उल्टा हो गया। अभी वेस्टर्न यूरोप में 20% तक ही सपोर्ट है, 50-60% उनके विरोध में, पूरा उल्टा हो गया एक साल के अंदर। ये इजराइल के कट्टर यहूदी, ये इतने बद दिमाग, जो दुनिया के लोग बोलते हैं कि जो यहूदी के पास इतना बड़ा दिमाग, काय का दिमाग है भाई। 600 दिन के अंदर पूरी की पूरी जो आपने 75 साल में सबको ढोंग करके हॉलोकॉस्ट 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 रोना धोना करते थे आप, ठीक है, वो करते करते आपने गिल्ट कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया था वेस्टर्न वर्ल्ड में, आपने 600 दिन में वो खो दिया। दूसरी बात है कि अब जमीन पे लड़ाई जीत नहीं पा रहे हो। अब वो इलाके में जाते हो, हमास से मार खाते हो, भाग जाते हो, और कोई इलाके में जाते हो, वहां से छोड़कर निकलते हो, हमास आ जाता है। अब जमीन पे तो कुछ आपका कंट्रोल ही नहीं है। स्टारवेशन जो आपने किया कि लोगों को हम लोग खाना बांटेंगे कुत्तों की तरह और मारेंगे उनको, वो पूरी दुनिया देख रही है। और टीवी पे आके उनके मतलब स्टेटमेंट्स है इनके लीडर्स के कि ये इनके बच्चों को मारो, इनके बच्चों को मारो, इनके बच्चे इनोसेंट नहीं है। इतना तो बोल दिया उन्होंने दुनिया के सामने, और डिनाई कर रहे हम लोग बच्चों को नहीं मारे। वो कोई उनकी एक झूठ नहीं चल पा रही अभी दुनिया में। और पियर्स मॉर्गन जो मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हमारे YouTube चैनल पर भी कुछ लोग कमेंट करने उस किस्म के लोग आते हैं, कहते हैं गाजा के बच्चे भी जो हैं वो बेगुनाह नहीं है। यानी वो RSS बीजेपी की IT सेल के लोग या इजराइल के दोस्त, वो आकर के बीच में इस किस्म की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। देखिए, सऊदी अरब, जिसका एहतराम दुनिया के मुसलमान इसलिए करते हैं कि वहां मक्का और मदीना है, जो उनके जाहिर मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ है, और उसके सहारे सऊदी अरब की हुकूमत अब तक अपना प्रोजेक्शन किंग के तौर पर नहीं, बल्कि कस्टोडियन ऑफ द 2 ग्रैंड मॉस्क यानी खादिमुल हरमैन अपने आप को कहते रहे हैं। अब ताजा खबर यह है कि वो तो जो कुछ वहां पर इजराइल वगैरह के लिए जो कुछ वो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी सऊदी अरब से जमीनी रास्ते से सामान पहुंच रहा है इजराइल को। अब ताजा एक खबर यह है ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के हाजी वहां पर हैं कि 600 जगहों पर शराब पीने की इजाजत दी गई है, और उसको सपोर्ट किया है इमाम मक्का ने, जो डॉक्टर सुदैस हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है कि ये जो हमारे बादशाह हैं उन्होंने जो किया वो सही है, शरअन सही है, मजहब इसकी इजाजत देता है, और अगर हमें अगले उनके हुक्म का इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ है? क्या ये इजराइल से आने वाले टूरिस्ट नियोम में जो आएंगे उनको चैन सुकून से उन्हें लग्जरी दी जाएगी, उनके लिए अय्याशी का इंतजाम है? ये दोनों जो केयर टेकर्स है, सऊदी का राजा और जॉर्डन का राजा, दोनों निकम्मे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अलग सा मस्जिद पर कितने बड़े हमले हो रहे हैं, वहां से सिर्फ बयान आते हैं। इजरायली एम्बेसडर को हटाने की भी औकात नहीं है जॉर्डन के राजा को। तो दारू वारू पीना तो बहुत छोटे मैटर है, उससे मतलब दोनों जी अपनी, मक्का है, मदीना है और जेरूसलम है, तीनों की तीनों जगह है हमारी, ये लोग के इजराइल के कंट्रोल के वाले लोगों के हाथ में है, ठीक है। दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर अभी बहुत, और
दो पत्रकारों का नाम लेना, तीन का लेना बहुत जरूरी है। पियर्स मॉर्गन, हम्म, जो पहले प्रो इजराइल था, हम्म, वो डिफेंड करता था इजराइल को, वो अभी इजराइल को अटैक कर रहा है कुछ। हाँ, ये नंबर वन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पत्रकार है, हम्म, जो उनका प्रोग्राम आते रहते हैं, पियर्स मॉर्गन। हम्म, दूसरी जो बात है कि टकर कार्लसन का तो मैंने बोला था, वो भी वही बात है। मगर कैडेन सोविन्स बहुत बड़ा काम करी। कैडेन सोविन्स अफ्रीकन अमेरिकन है, बहुत सबसे नंबर वन ब्लैक अमेरिकन है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, बहुत पॉपुलर है व्हाइट्स और ब्लैक्स में भी। और वो कंजर्वेटिव पार्टी की सपोर्टर थी, ट्रम्प की सपोर्टर थी एक जमाने में। ओके, उन्होंने पूरी एक सीरीज चालू की है कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा, मार्टिन लूथर किंग को किसने मारा, 9/11 के कैसे हुआ, यूएसएस लिबर्टी किसने थी, क्या इजराइल लॉबी हमारे देश में कंट्रोल करता है क्या, जो फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसका विरोध हमको करना चाहिए। तो वो नैरेटिव इतनी ज्यादा तेजी से बदल रही है कि अमेरिका के अंदर जो सपोर्टर्स है इजराइल के, वो अभी ऑल आउट अटैक में आ चुके हैं इजराइल के ऊपर। तो पब्लिक ओपिनियन तो बहुत तेजी से बदल रहा है। ओके, यानी जो जो तो जायनिस्ट थे वो एक्सपोज हो रहे हैं, और जिस चीज को छुपाया जाता था वो खुल करके आ रहा है। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले जब ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक बात कही थी कि हम तो अल्लाह के वजूद पर भी रिसर्च करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, ये हॉलोकॉस्ट की रिसर्च करने में क्या परेशानी है, हॉलोकॉस्ट पर भी रिसर्च होने दो। तो वो रिसर्च नहीं होती, और वो जो एक नैरेटिव दुनिया भर में उन्होंने, कई मुल्कों में, आपने भी शायद कहीं जाकर के हॉलोकॉस्ट म्यूजियम देखा होगा, जिस तरह से वो म्यूजियम पेश, हमें जब अमेरिका बुलाया गया था यानी मेहमान के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, तो हॉलोकॉस्ट म्यूजियम भी जरूर दिखाया था कि किस तरह से। तो खैर, अब मैं ये समझना चाहता हूं। मैं लगातार हेमंत भाई जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक तो बात है कि अगर मेरे 6 मिलियन मेरे लोग मरे तो मैं बोलूंगा कल आके उसका इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये बात ही नहीं करने देते, मतलब कुछ तो बहुत बड़ी बातें छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं आज दो लोगों की वापस बात करूंगा। एक है नाहिदा अल कुद्स करके, वो बेसिकली फिलिस्तीनी है, रेफ्यूजी है। वो बहुत ही क्लियर कट है, काफी सालों से मैं उसको फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ। वो क्या बोलती है, वी आर दी ओनली oppressed group who are vilified, condemned and labeled as terrorists for merely existing। हम अकेले एक ग्रुप है जो हमारे आजादी के लड़ रहे हैं, मगर हमको आतंकवादी बोला जा रहा है। मगर उससे आगे की बात, वी आर दी ओनली oppressed group who are not allowed to identify or name their oppressor। हम एक ही ऑपरेस ग्रुप है, जो हमको ऑपरेस कर रहा है, हम उसका नाम ही नहीं ले सकते। ये जालिम का जायनिस्ट नाम क्या भी नहीं होता ले है? सकते, जालिम का नाम भी नहीं ले नहीं, सकते। हाँ, अरे यहूदी कर रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं हाँ, कि जितना धार्मिक यहूदी, इतना ही वो कट्टर है, और इतना ही वो नरसंहार को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये ये पूरे के पूरे हारिस में वो छप करा है। बिल्कुल। अगर वो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स है तो 80-90% बोल रहा है कि इतने क्लेंजिंग करो। 70% जो सेकुलर जू है वो भी 70% सपोर्ट कर रहा है। तो मॉडरेट जू, जैसे हम लोग मुसलमानों के बारे में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मुस्लिम की बात करते हैं, वैसे ही हमको जूस के बारे में बात करनी चाहिए। मॉडरेट जू और एक्सट्रीमिस्ट जू, फेनेटिकल जू, ठीक है। ये जायनिस्ट क्या होता है, और जायनिस्टों का भी जो पूरा नेशनलिज्म है वो बाइबल से आता है। इजराइल को नाइल टू यूफ्रेटिस बुक ऑफ जेनेसिस से आता है। उनके बॉर्डर कहां से आते हैं भाई? बेन गुरियन तो बाइबल पढ़ता था, जो पहला उनका प्रेसिडेंट है। तो मेरा बोले परिभाषा बदलो, बहुत हो गया ये यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल जो हमको थोपा गया था। मैं आइसिस को और अलकायदा को आतंकवादी बोलता हूं, वो मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम अतिरेकी है। अरे धर्म के नाम पे करते हैं ना, वो सेकुलर थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो द पॉइंट इज, नाहिदा का आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा, वो बहुत ही, शी सेज the only word we are allowed to identify as our oppressor is Zionism, a conceptual shadowy word with no connection to real people who commit real crimes against humanity। Zionism did not drop 1 lakh tons of explosive over Gaza, Jews dropped the bombs। ओके, तो जिसने किया है उसका नाम लो। हम लोग को यानी अमेरिका और यूरोप के फ्रेमवर्क पे फंसने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी वो नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है ताकि उनको कातिल होने के बावजूद भी उनका चेहरा ना पहचाना जाए दुनिया के सामने। ये वो वहां भी बोलते हैं, सलफी बोलते हैं, वहां भी मुसलमान सलफी मुसलमान ये कट्टर है, मगर तो इनको हम लोग जायनिस्ट जायनिस्ट बोल के क्या कर रहे हैं भाई? बिल्कुल, बिल्कुल सही और है। जायनिस्ट जूस ही है ना, यकीनी और तौर पर। उनको मिला है बाइबल तो गड़बड़ा है। इसलिए वो जो यावे करके उनका जो खुदा है वो बहुत भयंकर है। वो तो बोलता है बच्चों को मारो, औरतों को मारो, यही तो कर रहे हैं लोग। यानी यहूदियों का खुदा जो उनको उनके यहाँ बताया गया है तौरा में, वो खुद अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, जो कातिल
कातिलों को सपोर्ट करता है। तो वो बोलता है करो, वो हाँ। फरमान देता है करने के लिए, मारो जाके मेरे नाम पे। जी 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 जी। तो ऐसी ऐसी हालत में इंसानियत कैसे बचेगी, कैसे आगे बात बढ़ेगी? क्या वाकई कुछ लोग जुल्म करते रहे और दुनिया इसी तरह से देखती रहे? यूनाइटेड नेशन में अमेरिका वीटो करता रहे और हथियार भी देता रहे, तो आखिर देखिए, इसमें दो बातें हो रही है। एक तो गाजा फ्रीडम मार्च 12 तारीख से लोग जमा हो रहे हैं, 15 तारीख को वो मार्च शुरू करेंगे गाजा की तरफ। और जो एक छोटी बोट मैडलिन करके जो आगे बढ़ रही है गाजा की तरफ, जिसमें ग्रेटा थर्नबर्ग तो है, मगर मेरा एक दोस्त है, ब्राजीलियन दोस्त है, थियागो अवेला, मैं उसको मिलता रहता, तो बेरूट में भी मिला, हम लोग वेनेजुएला में साथ में थे, ईरान में भी मिले थे। तो वो 10-12 लोग पे एक बोट जारी है, मैडलिन बोट जारी है, और वो कल तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी इजराइल के ऊपर घूम रहे थे उनके। मेरा मानना है कि इजराइल को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सब यूरोपियन अमेरिकन ज्यादा करके या गोरे लोग हैं। ब्राउन लोग होते तो अब तक वो बोट को उड़ा दिया होता। ओके, तो वो एक बोट जारी है, वो बोट का क्या होगा वो देखना है, क्योंकि उसके बाद और भी बोट जाएगी। ओके, और उसके साथ ये जो गाजा फ्रीडम मार्च है, जहाँ 10 लोग तो जमा हो रहे हैं, वो भी गाजा के बॉर्डर पे मार्च करेंगे। तो दुनिया भर में से एक पब्लिक प्रेशर भी बनते जा रहा है, और यूरोप के अंदर चीजें टूट रही है। ओके, और हमारा टारगेट होना चाहिए कि पीस कीपिंग फोर्स गाजा जाए। वो बात पे हमको ये डिबेट चलानी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बिथी बोरवाला साहब। आपसे हमेशा बात करके कुछ नई चीजें भी मालूम होती हैं। आपने कई एक्टिविस्ट्स का नाम बताया कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट्स रखते हैं। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप गूगल पे सर्च करें और उन तक पहुंचें, और ज्यादा से ज्यादा हक और इंसाफ के साथ खड़े हों। और नहीं तो अगर आप जालिम के साथ हैं या जुल्म पर खामोश हैं, तो आपकी भी गिनती जालिमों में ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत को फरोग देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बिथी बोरवाला साहब। मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अहमद भाई, कि हम क्या कर सकते हैं अभी इंडिया में खास करके। जी जी, मेरा बोलना है, एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे भरपूर लिखे, आर्टिकल एक्सचेंज कीजिए। देखो, आज जो पूरी दुनिया का माहौल बदला है, वो इंफॉर्मेशन के कारण बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, वो भी इजराइल नहीं कंट्रोल कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।